हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जीके का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चन के सेट हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें। आज लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को राम राम, राधे राधे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद का खुद बदल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगर हम बात करें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? तो मित्र पर गमछा झार, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या याद रखना है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो माही नदी है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए, अगर हम बात करें भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। तो हमें याद रखना है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ये हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और यहां हो जाएगा उड़ीसा। तो इन राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। देयर आर 2 वोल्केनिक आइसलैंड लोकेटेड इन इंडिया टेरिटरीज। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? कवरत्ती और न्यूमर, पब्बन और बैरन, बैरन और नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान। अगर हम बात करें तो भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? बैरन और नारकोंडम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन एंड नारकोंडम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है बैरन। कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में 2 ज्वालामुखी है। पहला बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। और दूसरा नारकुंडम ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। एक मध्य अंडमान के पूर्व में है और दूसरा उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी है। नारकुंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगर हम बात करें ज्वालामुखी वोल्केनो की, तो सर ये 3 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव, डोरमेंट और डेड। एक सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जहां से बार बार ज्वालामुखी निकलता रहता है। सर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जहां से कभी कभी ज्वालामुखी निकलता है। और मृत ज्वालामुखी, मृत जहां से कभी भी ज्वालामुखी नहीं निकलता है। तो 3 टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और डेड। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। जो नारकुंडम है वो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। जहां से ज्वालामुखी निकलता है उसके मुख को क्या कहते हैं? जहां से ज्वालामुखी निकलता है उसके मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख को क्रेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द सी रूट ऑफ इंडिया गोज टू फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेजों को।
तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की वो किसने की? सबसे पहले पुर्तगालियों ने। वो पुर्तगाली कौन था? वो पुर्तगाली था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आए? डच। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। तो भारत के लिए पहले नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। 20 मई 1498 को एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए, ये किस रास्ते से आया? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से पार करते हुए भारत में कहां पहुंचा? कलिकट। कलिकट कहां है? गोवा में। कलिकट के हिंदू शासक राजा जमोरिन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो यहां से 3 क्वेश्चन पर पूछा जाएगा। समुद्री मार्ग की खोज किसने की? या तो पुर्तगाली आएगा या तो वास्को डी गामा डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसका कहां उतरा? सर कलिकट में। कब? 1498 में। उसका स्वागत किसने किया? तो कलिकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर कौन आए? अंग्रेज, फिर कौन आए? डच। चलिए, पहला, अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा महालवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? तो अगर हम बात करें भारत में महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने शुरू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने। और अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था तो इसने किसने किया? थॉमस मुनरो ने। किसने शुरू किया? मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? चलिए, तो अगर हम बात करें नेपाल, तो भारत के 7 राज्य हैं जो स्थल देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। बचपन में एमबीए किया। अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि सर नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? करने वाले भारतीय राज्य, तो सर नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जैसे ही नेपाल की याद आएगी हमें याद रखना है नेपाल बसपू। क्या याद रखना है? नेपाल बसपू। सर पहला राज्य है अपना बिहार, दूसरा है हमारा सिक्किम, तीसरा है हमारा पश्चिम बंगाल, तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, चौथा और पांचवा हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब क्या क्या ऑप्शन में दिया है? सर बिहार से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, जो हमारा असम राज्य है। क्या है? असम राज्य है। सर असम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। असम को किस नाम से जाना जाता है? कामरूप को भी नाम से भी जाना जाता है। तो 5 राज्यों के साथ बिहार सीमा साझा करता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर देखिएगा 5 भारतीय राज्य जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर जो हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरीज है। पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और नियंत्रण रेखा किसे बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। और रेड क्लिप रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए, तो नेपाल 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। सर नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिसुलर इंडिया इज। सर अगर हम बात करें प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी है?
अनाईमुड़ी। सर ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोराबेटा है। सर महेंद्रगिरी को ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, और जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनाईमुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर है। महेंद्रगिरी 1645 मीटर। तो पूर्वी घाट को हम क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। डोराबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अनाईमुड़ी ये अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सर जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द माउंटेन पास? अगर हम बात करें रोहतांग दर्रा, याद करिए सर रोहतांग दर्रा रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। सर रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पहला रॉन्ग है, हमसे करेक्ट पूछा है। सर बोमडिला दर्रा अरुण ने बीज बो दिया। तो सर बोमडिला दर्रा, यापयांग दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ है? सर अरुणाचल प्रदेश में। ये कह रहा है बोमडिला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सर अगर हम बात करें नाथुला दर्रा, तो नाथू का सिक्का जल गया। तो सर नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ये भी हमारा गलत है। तो सर अगर हम बात करें उत्तराखंड की दर्रों की, तो हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, हेमा मालिनी माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सर इसी लिपुलेख दर्रे से होकर ही कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। लिपुलेख दर्रा, जिसे कियांगला या त्रिकोने के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी हिमालय में 5344 मीटर की ऊंचाई पर एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। यह पहाड़ी दर्रा है जो भारत, चीन और नेपाल को जोड़ता है। इसका उपयोग तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रियों द्वारा किया जाता है, तो वो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर इज। तो सर अगर गोदावरी बात करें, गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर इज। रोहतांग दर्रा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि सर रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? शेषनाग झील। सर ये शेषनाग, जितने भी नांग हैं ये सब कहाँ हैं? जम्मू और कश्मीर में। तो शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। सर सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी तिब्बत चीन में मानसरोवर झील से निकलती है। यह तिब्बत यानी चीन में, भारत और पाकिस्तान में बहती है। अंत में यह नदी कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु का ऋग्वैदिक काल में नाम क्या है? सिंधु ही है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा का स्रोत है, जो स्वेक नदी की सहायक नदी है। जो स्वेक नदी की क्या है? सहायक नदी है। यह भारत में हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर के चेमायुंगडुंग पहाड़ी से निकलती है। तो जो हमारा रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो सर ये रावी नदी का जो उद्गम होता है, रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से होता है। किस नदी का? रावी नदी का उद्गम। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सर नदियां और उनके किनारे बसे शहर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है?
विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सर अगर हम बात करें महानदी, तो सर महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा कटक। कौन सा? कटक। चलिए आगे चलेंगे। ताप्ती, सर ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो हमारा सूरत है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सर अगर हम बात करें, जो हमारा नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नासिक शहर कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर आगरा, दिल्ली और मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। सर जो हमारा कटक है महानदी। दिल्ली, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कोलकाता, जो हमारा कोलकाता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सर ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अगर हमसे पूछा जाए जो उज्जैन है जहां महाकाल का मेला लगता है, अब अगला जो कुंभ का मेला है वो कहां लगेगा? उज्जैन में। कब? 2028 में। तो सर ये उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? सर ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सर क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो सर ये चंबल की सहायक नदी। कौन है? क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अब स्थित है? सर अगर हम बात करें जो जायकवाड़ी परियोजना है, सर ये गोदावरी नदी और कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगाबाद जिले के पैथन तालुका में है। इस बांध का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। चमेरा बांध कहां स्थित है? तो चमेरा बांध कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चमेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के नाम से जाना जाता है। आगे थीन सागर बांध, जिसे रंजीत सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण पंजाब सरकार द्वारा हाइड्रो पावर, इसकी क्षमता कितनी है? 480 मेगावाट उत्पन्न करने के लिए किया गया है। तो किस नदी पर है? रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर है। कहां पर? पंजाब में। सर अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से बांध स्थित है? तो यहां स्थित है राणा सागर। कौन सा? राणा सागर बांध कहां स्थित है? चंबल नदी पर। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में और एक कौन सा बांध स्थित है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि सर राजस्थान का एक जो इंपॉर्टेंट बांध है जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, कौन सा बांध है? जाखम बांध। कौन सा? जाखम बांध। सर पेरियार नदी कहां बहती है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में विशालतम लैगून निम्न किसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया? सर अगर हम बात करें वेम्बनाड झील की, किसकी बात करें? वेम्बनाड झील। सर ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील कहां स्थित है? केरल में। सर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील जिसे 1981 में किसमें शामिल किया गया है? वेटलैंड। भारत का पहला वेटलैंड कौन सा है? आर्द्रभूमि चिल्का झील है। सर पुलिकट झील और कोलेरू झील कहां स्थित हैं? ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील एक खारे जल की लैगून है जो भारत के पूर्वी तट उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों के दाई नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। अगर हम बात करें पुलिकट झील, पुलिकट लैगून भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। कहां स्थित है पुलिकट झील? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि पुलिकट झील कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगर वेम्बनाड को पुनमदा भी कहा जाता है जो भारत की सबसे लंबी झील है, साथ ही केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। सर जो ये वेम्बनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे
ज्यादा लेगून वाली झील कौन सी है? चिल्का झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लुकटक झील मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। उमियम झील मेघालय में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर पूछा जाए भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारत में वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये दोनों को देने कहाँ है? देहरादून। सर देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। सर आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां है? भोपाल में। प्रबंधन संस्थान कहां है? भोपाल में। अगर हम बात करें कहां पर? लखनऊ में। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में। तो छाप लीजिए, वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? अगर बात करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे फूलों की घाटी चमोली, कहां स्थित है? सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार और फूलों की घाटी चमोली स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और शिवलबारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपना हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन वाराणसी। लखनऊ में हमने बताया औषधि अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान, लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु को, सर बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली। क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली। इसे कहा जाता है बेंगलुरु को। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। चलिए चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? नीरी नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नीरी का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। सब्जी शोध संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कब हुआ? 1952 में। केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा बनाई गई थी। सर चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयंबटूर में। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी कहाँ है? नीलगंज बैरकपुर में। तो नीरी का मुख्यालय कहाँ है? सर नागपुर में। कहां पर स्थित है नीरी का मुख्यालय? नागपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? आपको पंचवर्षीय योजना याद रखना है। सर भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगर हम बात करें भारत में पंचवर्षीय योजना लागू कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? पंचवर्षीय योजनाओं का राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी। सर किस पर जोर दिया गया? कृषि पर जोर दिया गया। किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सर दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जनजातियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? मैच करना है।
चलिए आगे चलेंगे। सर टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? सर टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियां पर निवास करती है। सर नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पहले का क्या हो जाएगा? सर पहले का 3 हो जाएगा। लेप्चा जनजाति मैंने नोट में लिखाया। सर लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। अब देखते चलिए। सर पहले का 3, सर 2 ऑप्शन है, इनको तो हटा ही देंगे, तीसरे और चौथे को। पहले का 3, सर दूसरे का 1, सर केवल ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए गारो, खासी और जयंतिया ये वहां की जनजातियां हैं और उन्हीं के नाम पर वहां की पहाड़ियों के नाम लिखा। तो गारो कहां हो जाएगा? मेघालय में। तो एक ही बच गया, बिरहोर, ये कहां पाया जाएगा? झारखंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था इनके? बचपन का नाम था मूल शंकर। इन्होंने कहा था, इन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर बात करें राजा राममोहन राय की, तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? संवाद कौमुदी पुस्तक किसने लिखी थी? राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। सर अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो सर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर किया था। कब? 1916 में। ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। स्वामी दयानंद, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ। इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत और भाइयों एवं बहनों कहकर संबोधित किया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और इनके ही जन्म दिवस को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? अगर हम बात करें, भारतीय संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। सर भांगड़ा ये लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के? पंजाब के। तो पंजाब के गिद्ध भी क्या पीते हैं? भांग पीते हैं। तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ है? पंजाब के। तो ये दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के। याद रखना है, पंजाब के गिद्ध भी क्या करते हैं? पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, ये याद रखना है। तो गिद्धा और भांगड़ा कहाँ के हैं? पंजाब के। सर छऊ ये जनरली कहाँ का है? सर छऊ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मान्यता प्राप्त क्या है? लोक नृत्य है। सर इसे शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस में भी शामिल करने का चल रहा है। तो ये कहां कहां पाया जाता है? छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। सर मणिपुरी एक क्या है? सर ये शास्त्रीय नृत्य है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे लोक नृत्य हैं। ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया। भारतनाट्यम तमिलनाडु, इससे संबंधित कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। शोभा नारायण किससे संबंधित है? भारतनाट्यम। कथक कहां का है? सर उत्तर भारत का। कथक से संबंधित कौन है? पंडित बिरजू महाराज अच्छन महाराज। किससे संबंधित है? कथक से। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी मणिपुरी, मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का। और सत्रिया कहां का है? असम का। अगर हम बात करें ओडिसी का, तो इससे संबंधित कौन है? केलुचरण महापात्र को ओडिसी नृत्य को आगे ले जाने का श्रेय किसको जाता है? केलुचरण महापात्र को। क्वेश्चन नंबर 19, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सर अगर हम बात करें लाई हरोबा कहां का है?
मणिपुर का, थांगटा मणिपुर का। सर जो थांगटा है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, थांगटा। लाई हरोबा ये कहां का है, मणिपुर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर अगर असम की बात करें तो असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो असम का क्या हो जाएगा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहू। क्या हो जाएगा, बिहू। नट पूजा, खेल गोपाल, ये सब कहां के हैं, असम के। मिजोरम की बात करेंगे तो सर मिजोरम में बांस नृत्य, जिसे क्या बोलते हैं, चिरयू बांस, चिरयू नृत्य कहां से संबंधित है सर, मिजोरम से। चाप चारकूट कहां से संबंधित है, मिजोरम से। सर नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, कहां मनाया जाता है, नागालैंड में। मेतई लोग मणिपुर का एक जाति समूह है। लाई हरोबा के साथ संबंध एक त्योहार है जो शनम हिज्म यानी पारंपरिक देवता को खुश करने के लिए मनाया जाता है। आपको बताना है लावड़ी, लावड़ी, लेजिम और तमाशा ये कहां के लोक नृत्य हैं, कमेंट बॉक्स में छापना है। तीसरा आपको बताना है झूमर, झूमर, लूर नृत्य ये कहां के हैं, और धमाल ये कहां के हैं, ये कमेंट बॉक्स में छापना है। तीसरा आपको बताना है कि सर जो हमारा घुमरा है ये कहां का है, और जो हमारा बाउल नृत्य है ये कहां का है, बाउल नृत्य ये कहां का है। सर लावड़ी, लेजिम और तमाशा महाराष्ट्र का है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, यही क्वेश्चन छपेंगे, महाराष्ट्र। सर झूमर, लूर नृत्य और धमाल ये कहां का है, हरियाणा का। कहां का है, हरियाणा का। सर घुमरा कहां का है, उड़ीसा का। घुमरा कहां का है, उड़ीसा का। घूमर कहां का है, राजस्थान का। बाउल नृत्य कहां का है, पश्चिम बंगाल का। बाउल नृत्य कहां का है, पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। हमने ये बताया था हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्ना लाल झूम उठे। तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार क्या बजाते हैं, बांसुरी। क्या बजाते हैं, बांसुरी। सर सितार का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। सितार से अगर बात किया जाए तो पंडित पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, सितार से। सर प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सर प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, ये हैं भजन सुपारी। कौन है, भजन सुपारी प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, भजन सुपारी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पन्ना लाल घोष क्या है, एक बांसुरी वादक है। सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब कह रहा है पन्ना लाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे जिनके 1960 में मृत्यु हो गई। उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में जाना जाता है। पन्ना लाल घोष का मूल नाम क्या है, इसका नाम है अमल ज्योति घोष। क्या नाम है, अमल ज्योति घोष, जिन्हें पन्ना लाल घोष के नाम से जाना जाता है। अली अकबर खान, इनका संबंध किससे है सर, इनका संबंध है सरोद से। किससे, ये है एक सरोद वादक अली अकबर खान। और इन्हीं के साथ आ जाएंगे अकबर खां, जिन्हें वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए जाने जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये क्या है सर, ये शहनाई वादक है। कौन है, शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि सर बिस्मिल्लाह खां को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में छापना है। सर बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर को भारत का क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, क्या कह रहा है, सर तृतीय बौद्ध सभा कहां बुलाई गई थी। अगर हम बात करें तो सर अभी तक 4 बौद्ध संगीतियां हो चुकी हैं। कितनी,
4 बौद्ध संगीतियां हो चुकी हैं। सर यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप कुछ ऐसा बताइए कि चारों बौद्ध संगीत मात्र 10 सेकंड में याद हो जाएं। तो अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीत किस जगह पर बुलाई गई थी? सर यहां पर यह भी पूछ सकता है किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? तो कहां पर बुलाई गई थी? सर ये बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। कहां बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में। सर पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? सर पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। सर किसने बसाया था पाटलिपुत्र शहर को? उज्जैनी ने। सर उज्जैनी किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। सर उज्जैनी किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। सर अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख लेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये चारों बौद्ध संगीतियां किस राजा के शासन काल में हुई और कब हुई। तो आपको याद रखना है, यहां पर देखिए आपको ट्रिक याद रखना है, अका अका अक रवे पाक। क्या याद रखना है? अका अक रवे पाक। सर आ का मतलब क्या है? सर आ का मतलब है अजात शत्रु। क्या मतलब है? अजात शत्रु। सर जो पहली बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में बुलाई गई? अजात शत्रु के शासनकाल में। सर कहां पर? रा से याद रखिए, राजगृह। कहां पर बुलाई गई? राजगृह। सर दूसरी बौद्ध संगीत कहां हुई? सर वैशाली में। वैसे क्या याद रखेंगे? वैशाली। सर किसके शासनकाल में? कालाशोक। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। सर तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में बुलाई गई? तो याद रखिए अशोक, ग्रेट अशोक। सर कहां पर? पाटलिपुत्र। यही तो हमसे पूछा है, पाटलिपुत्र। सर चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। सर कनिष्क कौन सा? याद करिए, ये कनिष्क किस वंश का था? कर्ण वंश का। अब देखिए कहां पर बुलाई गई? सर कुंडल वन कश्मीर में। कहां से याद रखेंगे? कुंडल कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई। तो ये चारों आपसे सर कुछ भी पूछे हम बता लेंगे। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट स्थान और राजा है। तो याद करिए सर पहली बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। कहां पर? राजगृह। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। कहां पर? वैशाली। तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र। चौथा कनिष्क के शासनकाल में। कहां? कुंडलवन कश्मीर में। तो अका अक रवे पाक। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? अगर हम बात करें सर भोपाल में, तो भोपाल में क्या स्थित है? सर भोपाल में स्थित है भोजपुर टेम्पल। क्या स्थित है? भोजपुर मंदिर, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर। सर यहां पर शिव की सबसे बड़ा शिवलिंग कहां है? भोजपुर मंदिर, भोपाल में। अगर हम बात करें उज्जैन में, सर उज्जैन में क्या स्थित है? महाकाल। उज्जैन में क्या स्थित है? महाकाल मंदिर, भगवान शिव का महाकाल मंदिर कहां स्थित है? उज्जैन में। सर काल भैरव का मंदिर कहां स्थित है? उज्जैन में। तो सर मशहूर लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी के दौरान सोम वंश के राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। यहां देखिएगा किसने बनवाया था? ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर उज्जैन में स्थित इसे महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। सर भोपाल का जो भोजपुर मंदिर है, यह भी किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क का सूर्य मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका निर्माण सूर्य देव को समर्पित 13वीं शताब्दी में मंदिर एक रथ जैसा दिखता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? सर ये उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सिंहवर्मन द्वितीय ने। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सर कोलकाता, इसे कहा जाता है महलों का शहर। क्या कहा जाता है? महलों का शहर। किसे कहा जाता है? कोलकाता को। चलिए, इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। किसे? कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 23 सलारगंज म्यूजियम
इज लोकेटेड इन। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें सलारगंज संग्रहालय की, तो ये भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। तो अगर पटना की बात करेंगे तो सर पटना में क्या स्थित है? गोलघर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। लखनऊ में क्या स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा। अगर नई दिल्ली में बात करेंगे तो सर नई दिल्ली में क्या स्थित है? सर इंडिया गेट। क्या स्थित है? इंडिया गेट। लाल किला, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो सर सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि सर दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था और आगरा में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। सलारगंज हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय एक कला संग्रहालय है जो भारत के हैदराबाद तेलंगाना शहर में मूसी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन स्थित है। सर जो हमारा राष्ट्रपति भवन है ये कहाँ स्थित है? ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। चलिए, तो आपको बताना है कि सर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। सर इंडिया गेट ये किसको समर्पित है? सर ये शहीद सैनिकों के नाम पर इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी? सर इसकी स्थापना की थी सर विलियम्स जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम्स जोन्स ने। सर वारेन हेस्टिंग्स ये कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम्स जोन्स ने की थी। इसकी स्थापना 1784 में हुई। डेट याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? अगर हम बात करें सर सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। किसने की थी स्थापना? सर स्थापना की सिख धर्म की गुरु नानक देव ने। सर गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ की? गुरु अंगद ने। ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने क्या चालू किया था? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि के मानकीकरण के लिए जाने जाते हैं। सर लंगर प्रथा किसने चालू किया था? अंगद ने। किसने चालू किया था? गुरु नानक देव ने चालू किया था, लेकिन इसको सबसे ज्यादा प्रभावशाली किसने बनाया था? लंगर व्यवस्था को अंगद ने। अब गुरु नानक देव 1469 से 1539 तक ये सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिनको किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। किसको? अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव अमृतसर के हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर की निर्माण किसने करवाया? हरमिंदर साहब गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। सर सिखों के 13वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 13वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। जिसकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पहली डाक टिकट यहां जारी की गई थी। द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प वाज इशूड हियर। वाराणसी, कराची, इलाहाबाद और मुंबई। सर जो पहली डाक टिकट है ये कहां जारी की गई थी? कराची में। कहां पर? कराची, सिंध जिले में। तो पहला ये कहां पड़ता था? सिंध जिले में। अब ये कहां है? कराची, पाकिस्तान में।
भारत में पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को सिंध जिले में जारी किया गया था। सिंध कहाँ है सर? अब ये कराची में है। 1854 में एक समान डाक दरों की शुरुआत के कारण पूरे भारत में उपयोग के लिए मान्य पहली डाक टिकटों का विकास हुआ था। तो कहां पर? कराची, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? सर अगर मैं बात करूं कैडमियम, सर कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग। कौन सा होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। सर मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। सर सिलिका के कारण कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस रोग। कौन सा होता है? सिलिकोसिस रोग किसके कारण होता है? सिलिका की अधिकता के कारण। सर जो हमारा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं वो लेड यानी सीसा के कारण होता है। ये बहुत ही क्या होता है? डेंजरस होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? डैमेज करता है। सीसा एक जहरीली भारी धातु है जो मानव स्वास्थ्य विशेष रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचा सकती है। सीसा के संपर्क में आने से विभिन्न तंत्रिका तंत्र की और संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। तो लेड, जो हम चॉकलेट खाते हैं उसमें क्या होता है? यही होता है क्या? लेड। इसलिए हमें ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये हमें बताना है। सर अगर हम बात करें पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। तो यहां पर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर बात किया जाए एडवर्ड जेनर, सर इन्होंने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। सर लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। सर रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया। अगर किसी, सर रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते या बिल्ली के काटने से क्या होता है? रेबीज। सर अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो सर इसे पानी से डर लगता है। तो जैसे हाइड्रोफोबिया, तो किससे डर लगता है? पानी से। तो फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। एक स्कॉटिश शोधकर्ता, सर ये कहां के थे? स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने किया था? यानी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट कोच, जिन्होंने हैजा, सर हैजा किसके कारण होता है? सर हैजा बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। दूषित पानी को पीने से कौन सा रोग हो जाए? हैजा, तपेदिक और एंथ्रेक्स प्रेरक कारणों की खोज है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में छाना है कि सर डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीपीटी का पूरा नाम, और इसे किस नाम से? सर इसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है डीपीटी। तो डीपीटी क्या होता है? डिप्थीरिया परटूटिस और डिप्थीरिया डिप्थीरिया परटूसिस और तपेदिक। इसे क्या बोलेंगे? टीबी यानी तपेदिक। डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस एंड तपेदिक। तपेदिक इसे क्या बोला जाता है? ट्रिपल एंटीजन बोला जाता है। डीपीटी का टीका दिया जाता है किसके लिए? डिप्थीरिया परटूसिस और तपेदिक यानी टीबी के लिए। यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया परटूटिस, टी का मतलब क्या हो जाएगा? टेटनेस। क्या हो जाएगा? डीपीटी टेटनेस। टेटनेस। सर टेटनेस को और क्या कहा जाता है? सर टेटनेस को, सर अगर किसी को टेटनेस हो जाता है तो हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती है। इसे हम बोलते हैं धनुष टंकार रोग। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग। क्योंकि हड्डियां क्या हो जाती है? धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए हम क्या बोला जाता है? धनुष टंकार। सर टेटनेस कब हो जाता है? जब हमारे शरीर में कोई लोहे का संक्रमण हो जाता है, तो क्या हो जाता है? टेटनेस हो जाता है।
टिटनेस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है। चलिए आगे चलेंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? सर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन से ऑप्शन में दिया है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सर ऑप्शन नंबर 1। इसकी स्थापना कब हुई? सर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। सर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। सर नीति आयोग को किसके स्थान पर लागू किया गया? योजना आयोग के स्थान पर इसको लागू किया गया। सर योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। तो सर ये क्या है? इसे नीति आयोग को और क्या बोला जाता है? इसे थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? सर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ। किसके लिए? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। सर अगर मैं बात करूं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। सर 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगर हम बात करें 22 अप्रैल को, किसकी बात करें? 22 अप्रैल को, तो अभी 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया गया? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को दर्शाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दूसरा आपको समझना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। तीसरा आपको छापना है सर जल प्रदूषण, जल प्रदूषण एक्ट, जल प्रदूषण संरक्षण एक्ट कब आया? तीसरा आपको छापना है यहां पर, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 को। सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। सर जल प्रदूषण कब आया? 1974 में। कब आया? 1974 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक है, ये किससे संबंधित है? तो सर जो हमारे संकट ग्रस्त वनस्पति और जीव से, तो इसके अंतर्गत वनस्पति भी आते हैं और जीव भी आते हैं। जो संकटग्रस्त वनस्पति और जीव जंतु से संबंधित कौन है? रेड डाटा बुक। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन को यहीं पर क्या करते हैं? खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार डिस्कशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।